गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजश्री स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज श्री डूंगरगढ़, आप सबका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम बीए प्रथम वर्ष की पुस्तक के तहत व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे। व्यवहारवाद का उदय की बात करें या व्यवहारवाद को हम समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसके पश्चात जो परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान के जो विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई, वो क्रांति थी, वो व्यवहारवाद की उसे संज्ञा दी गई तथा इसे आधुनिक दृष्टिकोण भी कहा गया। व्यवहारवाद का उद्देश्य मनुष्य के व्यवहार का उसी तरह से अध्ययन करना है जिस तरह से अध्ययन करना है जैसे कि वैज्ञानिक लोग अपने विषय में अध्ययन करते हैं। अर्थात व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान को, राजनीति शास्त्र को वास्तविक अर्थों में विज्ञान बनाना चाहता था। राजनीति को एक राजनीतिक विज्ञान के विषय के रूप में पढ़ाना चाहता था तथा इसके अंतर्गत वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत का विकास करना चाहता है। व्यवहारवाद में जो मोरिच श्लिक के नेतृत्व में जो वियना सर्किल था उसका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वियना सर्किल के तहत ही सर्वप्रथम प्रत्यक्षवाद तथा जो मूल निरपेक्षता का सिद्धांत था उस पर बल दिया गया था। वही व्यवहारवाद की स्थापना में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। व्यवहारवाद की जो प्रेरणा है सामान्यतः डेविड ईस्टन को माना जाता है। और व्यवहारवाद के उदय के कारणों की बात करें तो उदय के कारणों में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि जब राजनीतिक चिंतन के इतिहास में व्यवहारवाद जो मान्यताएं हैं उनके सूत्र यद्यपि हमें प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू आदि के दर्शन में थोड़े बहुत मिल जाते हैं, लेकिन एक सिद्धांत के रूप में व्यवहारवाद वर्तमान शताब्दी की उपज माना जाता है। ये जब पिछले कुछ दशकों में हम देखते हैं कि और शासन तथा राजनीति के अध्ययन में व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति को अधिक महत्व दिया गया है और ये अध्ययन पद्धति 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण देन मानी जाती है और इसको विकसित करने का श्रेय मुख्यतः पाश्चात्य राजनीतिक वैज्ञानिकों को है। और उनमें से ही जो अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक है उनका इसमें व्यवहारवाद के उदय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। व्यवहारवाद के उदय और विकास के जो मूल कारण हैं उनकी हम व्याख्या करें तो सबसे पहले हमें मूल कारण दिखाई देता है कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष का भाव। हम देखते हैं कि जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक जो राजनीतिक शास्त्री थे उनको परंपरागत राजनीतिक शास्त्र की अध्ययन पद्धतियों में एक निराशा का भाव उत्पन्न हो गया था और उनको लगता था कि जो परंपरागत राजनीतिक पद्धतियाँ हैं वो राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत ढंग से नहीं कर पा रही हैं। तो इसी असंतोष को देखते हुए राजनीतिक वैज्ञानिकों ने जो उनके असंतोष थे उसके जो कारण थे उनमें हम देखें तो राजनीति शास्त्रियों ने देखा कि शासन के नीति निर्माण तथा उसके निर्धारण के स्तर पर जो राजनेताओं को है वो विशेष सम्मान नहीं मिल पाया है, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस वक्त जो अन्य सामाजिक वैज्ञानिक थे जैसे समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, इन सब के जो विद्वान थे उनको बहुत महत्व दिया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उन जो भी नीतियाँ निर्माण की गई थी उन नीतियों के निर्माण में उन अन्य विषयों के जो विशेषज्ञ थे उनको महत्व देकर उनसे राय ली गई थी और उनसे चर्चा की गई थी, लेकिन राजनीतिक वैज्ञानिकों के कोई महत्व नहीं दिया गया था और उनके जो विद्वान थे उनके ज्ञान, कौशल तथा अनुभव की पूर्ण रूप से उपेक्षा कर दी गई थी, जिससे उन वैज्ञानिकों में जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे, अध्ययन शास्त्री थे, विद्वान थे, उनमें निराशा का भाव उत्पन्न हो गया। तो वो चाहते थे कि राजनीतिक विज्ञान का जो परंपरागत स्वरूप है उसको बदलकर उसका इस तरह से निर्धारण किया जाए कि राजनीतिक विज्ञान को भी एक शास्त्र के रूप में, एक विषय के रूप में पर्याप्त महत्व विश्व में मिले। दूसरा कारण ये था कि जितनी भी अध्ययन पद्धति थी राजनीतिक विज्ञान में उसके तहत सैद्धांतिक पक्ष के विवेचन पर ही महत्वपूर्ण बल दिया जाता था और उसके अलावा जो सैद्धांतिक पक्ष का के अलावा जो यथार्थ स्वरूप था, यथार्थ पक्ष था, उस पर महत्व नहीं दिया जाता था। तो इससे एक असंतोष का भाव उत्पन्न हुआ। तृतीय कारण है कि जब दो विश्व युद्ध हो गए थे कि उनके बीच में जो काल आया था उसमें फासीवाद, नाजीवाद, प्रजातिवाद तथा अन्य जो भी प्रवृत्तियाँ उदय हुई और उनका विकास हुआ और लोकप्रियता के शिखर पर पहुंची, तो उनके
के कारण के तथा तर्क तथा निदान संबंधी परंपरागत प्रवृत्ति में कोई स्थान नहीं था, क्यों उत्पन्न हुई तथा किस तरह से उनको दूर किया जा सके। तो इस प्रवृत्तियों में परंपरागत राजनीति शास्त्र के तहत कोई भी अध्ययन संभव नहीं था। तो राजनीति शास्त्र ने पाया कि राजनीतिक क्रिया, प्रतिक्रिया और व्यवहार जो भी है उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता, और राजनीतिक विज्ञान को वास्तविकता के ज्ञान के वास्तविकता के ज्ञान का उनको अध्ययन किया जाना चाहिए। वास्तविकता का अध्ययन राजनीति विज्ञान के तहत होना बहुत ज़रूरी अनुभव किया जाने लगा। चौथा कारण था कि जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो विकास एवं लोकप्रियता के बाद भी विषय की जो अध्ययन पद्धति है वह मूल रूप से वर्णनात्मक ही थी। उसमें दार्शनिक, संस्थागत, औपचारिक, कानूनी, ऐतिहासिक इन्हीं अध्ययन पद्धतियों को महत्व दिया जाता था, और इससे राजनीति विज्ञान में एक शिथिलता और एक असंतोष की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लग गई थी। पांचवा कारण हम देखें तो अन्य जो विषय थे जैसे प्राकृतिक विज्ञान तथा सामाजिक शास्त्रों में विकसित प्रक्रिया के फलस्वरूप नवीनतम तथा विश्वसनीय पद्धतियों का विकास उनमें होने लग गया था, लेकिन राजनीति शास्त्री है वो इन सब में पिछड़ गया था। तो ये कहना उचित ही होगा कि जो राजनीति विज्ञान है उसके अस्तित्व के संरक्षण एवं विकास के लिए आवश्यक हो गया था कि उसमें आधुनिकता ली जाए, उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। तो उसके फलस्वरूप भी व्यवहारवाद का उदय हुआ, और ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इस तरह से हम देखेंगे, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये प्रमुख कारण थे, उन कारणों के फलस्वरूप राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन पद्धतियाँ थी उनके प्रति जो असंतोष था, और उस असंतोष के फलस्वरूप राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के अध्ययन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने एक आधार प्रस्तुत किया, और राजनीतिक शास्त्र में ये अवधारणा विकसित होने लगी कि जो जितने भी जो नवीन राजनीतिक व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई है, तो उन व्यवस्थाओं का व्यवहारवादी अंतर सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो ये अध्ययन पद्धतियों के नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग राजनीति विज्ञान में करने के लिए आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय हुआ। आगे हम दूसरा कारण देखें तो अन्य जो सामाजिक विज्ञानों से भी राजनीति विज्ञान को प्रेरणा मिली, क्योंकि अन्य सामाजिक विज्ञान हैं उनमें अध्ययन के लिए नवीन तरीकों का प्रयोग किया जाने लगा, नवीन उपकरणों का प्रोत्साहन दिया गया। तो ये संभव नहीं था कि अन्य जो सामाजिक विज्ञान है वो निरंतर प्रगति करते रहे और राजनीति विज्ञान उनसे अछूता रहे या उनसे अलग होकर भी उनको देखता रहे। तो राजनीतिक विज्ञान के जो राजनीति शास्त्री थे उनमें भी ये विचार आने लगा कि हमें भी नवीन पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। तो रॉबर्ट डहल ने लिखा कि व्यवहारवाद ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को अधिक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में जो विकसित सिद्धांत हैं, उनकी पद्धतियाँ हैं और जो खोज हैं उनको राजनीतिक शास्त्र के निकट लाया जाए और उनका प्रयोग जो है राजनीतिक शास्त्र में भी किया जाए। तो अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा राजनीति विज्ञान ने ली और उसके फलस्वरूप व्यवहारवाद का उदय संभव हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, तो इसको हम देखें, पहले देखा भी कि इस महायुद्ध ने व्यवहारवाद को गति प्रदान की, क्योंकि जब ये युद्ध हुआ था उसके पश्चात जो उसके संबंध में जो नीतियाँ निर्माण की गई थी उसके युद्ध के पश्चात, तो उन नीतियों को जो है अन्य जो सामाजिक विज्ञान के जो विशेषज्ञ थे, विज्ञानों के विशेषज्ञों को विशेष महत्व दिया गया था और राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह समझने के लिए तथा उनकी संस्थाओं को आगे संरचनाओं के अध्ययन करने के लिए राजनीतिक विज्ञान को भी अधिक आधुनिक बनाना तथा उसके मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना जरूरी हो गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध ने भी राजनीतिक विज्ञान को प्रेरित किया कि वो आगे बढ़कर कुछ नवीन कार्य करे। और नवीन पद्धतियों का प्रयोग की जहाँ तक हम बात करें, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीतिक शास्त्र में एक विचार जो है ये बल पकड़ने लगा कि राजनीति शास्त्र में नवीन अध्ययन पद्धतियों को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए, जैसे कि परीक्षण उपकरण है, सर्वेक्षण पद्धतियाँ हैं और जो सांख्यिकी है उनका अधिक से अधिक विश्लेषण कर जो आंकड़े हैं उनका राजनीति विज्ञान में प्रयोग किया जाए, गणितीय आंकड़ों का प्रयोग किया जाए,
या निर्देशन, सर्वेक्षण जैसी प्रविधियों का प्रयोग राजनीति विज्ञान में किया जाए ताकि राजनीतिक व्यवहार के जो अध्ययन है उसको अधिक वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके और इसके माध्यम से व्यवहारवाद को पोषण दिया जा सके और इसी से व्यवहारवाद को एक सामान्य उदय होने की एक आधार प्रदान किया गया नवीन अध्ययन पद्धतियों के माध्यम से। अब हम आगे देखें तो राजनीतिक जो व्यवहारवाद है उसके प्रेरणा तो हमने देखा कि सामान्यतः डेविड ईस्टन को ही माना जाता है, ठीक है, और उनके कारणों को भी हमने अध्ययन किया। अब हम देखें कि व्यवहारवाद का जो है विकास वो किस रूप में हुआ। व्यवहारवाद का विकास है उनका आधार क्या था, यानी कि कोई भी जब किसी भी जब नवीन वस्तु का या नवीन कोई विचारधारा आती है या नवीन कोई चीज़ आती है तो वो एकदम से उत्पन्न नहीं होती, उसका धीरे धीरे विकास होता है। तो व्यवहारवाद जो एक नई राजनीतिक सोच थी तो उसका विकास भी एकदम से नहीं हुआ था, बल्कि वो भी एक प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे इसका विकास हुआ था। तो विकास की बात करें तो व्यवहारवाद के विकास में सबसे पहले आता है जो पुस्तकों की बात करें तो सबसे पहले पुस्तक आई थी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908 में आई थी ग्राहम वालास की। ग्राहम वालास की इस पुस्तक में जो है व्यवहारवाद को मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन की एक प्रेरणा इस पुस्तक से शुरुआत मिलती है। उसके पश्चात एक पुस्तक आई थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, आर्थर बेंटले की जो पुस्तक थी, और इस पुस्तक में जो है परंपरागत जो राजनीतिक विज्ञान है उसे बिल्कुल मृत तथा बंजर की संज्ञा दी गई। बेंटले ने परंपरागत राजनीतिक विज्ञान को मृत तथा बंजर की संज्ञा दी और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए उन्होंने आधार प्रस्तुत किया। इसके अलावा हम देखें तो फ्रैंक केंट थे, उनकी जो पुस्तक दी थी पॉलिटिकल बिहेवियर। तो इस पुस्तक में सर्वप्रथम राजनीतिक बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर या राजनीतिक व्यवहार शब्द का प्रयोग इसमें किया गया था। और एक जो मील के बत्ती साबित हुई थी व्यवहारवाद के उदय में वो थी चार्ल्स मेरियम की द एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में आई थी। और इसी पुस्तक में सर्वप्रथम राजनीति को व्यवहारिक दृष्टि से अध्ययन किया, इसलिए चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवाद का प्रवर्तक या उसका बौद्धिक पिता की संज्ञा भी दी जाती है। इसके अलावा जब हमने देखे थे जो एक एसोसिएशन था अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, जिसमें कि प्रमुख राजनीतिक विचार किसके सदस्य थे, तो इस एसोसिएशन की भी समय समय पर बैठकें आयोजित होती थी और उसके माध्यम से भी राजनीतिक विज्ञान के विकास को बहुत महत्वपूर्ण जो है एक आधार मिला था, आधार इस एसोसिएशन के माध्यम से मिला था। इसके अलावा सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल तथा फोर्ड, कार्नेगी और रॉकफेलर जैसे निजी संस्थान थे और उन्होंने भी राजनीतिक जो व्यवहारवाद को उन्होंने शक्ति प्रदान की और व्यवहारवादी दृष्टिकोण उन्होंने सर्वव्यापक उन्होंने बनाया। व्यवहारवाद जो है वर्तमान में अमेरिका जो विश्व में अमेरिका के व्यवहारवाद एवं बौद्धिक प्रवृत्ति के रूप में एक प्रभावशाली आंदोलन जो ये विकसित हो चुका था। और आगे हम देखें तो व्यवहारवाद के जो प्रमुख विद्वान थे उसमें जो शिकागो स्कूल या शिकागो संप्रदाय का नाम बहुत महत्वपूर्ण लिया जाता है, क्योंकि जो शिकागो यूनिवर्सिटी थी उनके जो विद्वान थे जो राजनीतिक शास्त्र के विशेषज्ञ थे उन्होंने व्यवहारवाद के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और जो है और शिकागो स्कूल के जो प्रवर्तक है वो लासवेल को माना जाता है। इस तरह से देखते हैं कि व्यवहारवाद में जो प्रमुख त्रिकोण थे जिन्होंने इस सिद्धांत को आगे बढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उनमें डेविड ईस्टन, आमंड तथा पावेल तथा रॉबर्ट डहेल, लुशियन पाई जैसे महत्वपूर्ण विद्वान इसमें माने जाते हैं। प्रवर्तक जो त्रिकोण के नाम से जाने जाते हैं वो तो डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहेल और लासवेल माने जाते हैं। अब आगे हम व्यवहारवाद के बारे में पढ़ने की कोशिश करें तो चूँकि डेविड ईस्टन ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, तो उसमें उन्होंने व्यवहारवाद के बारे में
बहुत महत्वपूर्ण जो सिद्धांत दिया है, और वही व्यवहारवाद का प्रथम पुस्तक डेविड ईस्टन की मानी जाती है। पुस्तक का नाम था द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। आगे हम व्यवहारवाद का जो अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें तो इसके अंतर्गत संपूर्ण मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मानव के जो व्यवहार है उसको अध्ययन का आधार मानता है, तथा मानवीय व्यवहार का एवं राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। ये अनुभवात्मक एवं क्रियात्मक है, अर्थात ये अनुभव करके देखता है और उसे क्रिया के माध्यम से समझने की कोशिश करता है, और इसके अंतर्गत मूल्यों व कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं दिया गया है, और ये अंत अनुशासनात्मक जो है यानी कि अन्य विषयों के साथ जोड़कर पढ़ने पर बल देता है, तथा मानवीय व्यवहार का तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करना चाहता है। व्यवहारवाद को डेविड ईस्टन ने एक बौद्धिक प्रवृत्ति व ठोस शैक्षिक आंदोलन कहा है। रॉबर्ट डहल ने इसके बारे में लिखा है कि व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र में एक विरोधी आंदोलन है, जो कि विषय के जो परंपरागत जो स्वरूप है, जिसमें अनुभविक स्वरूप है, उसके विरुद्ध ये आंदोलन है, और ये विषय के अनुभविक तत्वों को और अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करता है। चूँकि डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है और उन्होंने व्यवहारवाद को वास्तविक शक्ति पर अपना समझ ध्यान केंद्रित किया है, तथा उनके अनुसार इसके अध्ययन की इकाई मनुष्य का व्यवहार है, जिसका प्रत्येक के द्वारा पर्यवेक्षण, मापन तथा सत्यापन किया जा सकता है। तो इस प्रकार की पद्धति का विकास करना चाहते हैं व्यवहारवादी, जिसका आधार जो है मनुष्य का व्यवहार हो, और मनुष्य का व्यवहार ऐसा व्यवहार जिसका प्रत्येक के द्वारा पर्यवेक्षण किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है तथा सत्यापन किया जा सकता है। इस तरह से व्यवहारवाद एक आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया, जो कि सामान्यतः एक परंपरागत व्यवहार, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था, जिसमें दर्शन और सिद्धांतों को महत्व दिया जाता था, उनके विरुद्ध चूँकि वो परंपरागत राजनीति विज्ञान जो है आदर्शात्मक अधिक था और क्या होना चाहिए पर बल देता है, जबकि जो व्यवहारवाद है वो कैसा है, यानी कि मनुष्य किस तरह से व्यवहार करता है और उसका व्यवहार किन कारणों से प्रभावित होता है, और किस तरह से वो जो निर्णय है मनुष्य का व्यवहार प्रभावित करता है। तो ये एक अनुभविक तथ्य प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है राजनीति विज्ञान को, और साथ ही ये जो जितने भी मूल्य हैं, कल्पनाएं हैं, क्या होना चाहिए, आदर्श हैं, उनका कोई महत्व नहीं देता है व्यवहारवाद, और ये जो है तथ्यों पर पूर्ण महत्व देता है कि किस तरह से जो तथ्य हैं, आंकड़े हैं, वो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, और किस तरह से वो मनुष्य जो है उसका व्यवहार है किन के प्रभावित होता है। इस तरह से यह एक आनुभाविक राजनीति विज्ञान का एक आंदोलन है, जिसमें कि राजनीति को एक विज्ञान का आधार बनाने की, विज्ञान के रूप में, वे एक वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, और इसके लिए पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने की कोशिश इस आंदोलन के माध्यम से की गई है। आगे इसके व्यवहारवाद के जो मूल मान्यताएं हैं, उनके मूल स्वरूप हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।